बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। होम्योस्टेसिस के सिलसिले में स्टूडेंट्स अब हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन, यानी थर्मो हीट रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ हीट को आप क्या कहते हो टेक्निकली? थर्मो रेगुलेशन को कहते हो। अब हमने यहाँ पे जो मेन फोकस करना है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, इसमें ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं, तो हम फोकस किसको करेंगे स्टूडेंट? थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। थर्मो रेगुलेशन किस में हम देखेंगे? इन मैमल्स। थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, और इसमें शामिल है इंक्लूडिंग मैन, ह्यूमन बीइंग भी इसमें शामिल है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम देखनी है कि रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज, रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज क्या है? पहले स्ट्रेटजीज, तो जहाँ तक रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज का ताल्लुक है, आपको मालूम हो कि बेसिकली बर्ड्स और मैमल्स दोनों किस में आ जाते हैं? वॉर्म ब्लडेड में आ जाते हैं। यानी आप जो वो क्लासिफिकेशन स्कीम स्टडी करते हो ना एनिमल्स की, किस बेस पर, डिफरेंट बेसिस पर, जैसे मिसाल के तौर पर जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के हिसाब से अगर आप जाते हो तो फिर उसमें आप पोएकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स का हवाला देते हो। पोएकिलोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं और होम्योथर्म्स वार्म ब्लडेड होते हैं। हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, हम जनरली आपको बता रहे हैं। इसी तरह से इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन के हिसाब से, इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन के हिसाब से आप इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हो एनिमल्स को, जिसमें आप क्या पढ़ते हो? इसमें हेट्रोथर्म्स भी आ जाते हैं, इसमें एक्टोथर्म भी आ जाते हैं, और इसमें एंडोथर्म भी आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे किसको फोकस करना है? मेनली एंडोथर्म या एंडोथर्मी को हमने फोकस करना है, जिसमें बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। क्योंकि हम फोकस किसको कर रहे हैं? मेनली मैमल्स को कर रहे हैं, तो इसलिए एंडोथर्मी विद रेफरेंस टू मैमल्स को ही हमने डिस्कस करना है। अब बेसिकली आप देखें कि हमने रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज में सबसे पहली चीज़ जो बतानी है, ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी। ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी, ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी। अब देखिए मैमल्स के बारे में हमने बताया, जो मैमल्स हैं जिसमें हम क्या कह रहे हैं? इंक्लूडिंग मैन, इसमें इंसान भी शामिल है। ये मेंटेन करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं ड्यू टू एंडोथर्मी। एंडोथर्मी विद इन नैरो रेंज, विद इन नैरो रेंज। अब नैरो रेंज क्या है इसकी? ये आपको स्टूडेंट पता हो, 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या कहलाएगा? नैरो रेंज कहलाता है। ये नैरो रेंज कहलाता है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया एंडोथर्मी के बारे में, आपको थोड़ा सा और क्लियर भी करता चलूँ कि ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें इंटरनल मेटाबॉलिक हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है एज ए बाय प्रोडक्ट टू मेंटेन इस बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करते हैं और इसको बाय प्रोडक्ट करते हैं, और इसे अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी करते हैं, और एक्सेस हीट को ये डिसिपेट भी करते हैं, बॉडी से लॉस भी करते हैं। तो इनमें जो इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन होती है बॉडी की रिक्वायरमेंट से
ज़्यादा होती है, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्म्स का नाम देते हैं। एंडो विद इन थर्म्स हीट को कहते हैं। इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एंड एक्सेस इज लॉस्ट एज ए बाई प्रोडक्ट। इनको हम एंडोथर्म्स का नाम देते हैं। तो मैमल्स, इसमें इंसान भी शामिल है, ये मेंटेन करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को ड्यू टू एंडोथर्मी विद इन नैरो रेंज। ये हमारा नैरो रेंज है बॉडी टेम्परेचर का। अब देखिए, ड्यू टू एंडोथर्मी, ड्यू टू एंडोथर्मी, एंडोथर्मी की वजह से आप कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग हैव हाई मेटाबॉलिक रेट, दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट। इनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो मैंने पहले बताया हाई होता है। साथ साथ स्टूडेंट्स इसमें आपको मालूम हो कि इनमें क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी जो होती है दैट इज राउंड द क्लॉक, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी जो है दैट इज राउंड द क्लॉक, यानी 24 आवर इनमें एनर्जी अवेलेबल होती है। देखिए ना, हमारा बॉडी टेम्परेचर हम कहते हैं ना, अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जिसको आप सेट पॉइंट भी कहते हैं। तो ये नहीं होता कि दिन को टेम्परेचर कम हो गया, रात को कम हो गया, दिन को ज़्यादा हो गया या वेरी करे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये जो अवेलेबिलिटी होती है ना एंडोथर्मिक एनिमल्स में, ये अवेलेबिलिटी जो एनर्जी होती है राउंड द क्लॉक होती है, और ये हमारे इंटरनल बॉडी हीट प्रोडक्शन जो होती है ये रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है। तो एक्सेस हीट को क्या करते हैं बॉडी से ये लॉस करते हैं, तो लिहाजा ये राउंड द क्लॉक ये एनर्जी क्या होती है अवेलेबल होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन कभी भी स्टॉप नहीं होता, लिविंग सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहता है। तो लिहाजा एक तो ये बात हो गई। फिर उसके साथ साथ स्टूडेंट्स देखें कि इसमें ये इस सिचुएशन की वजह से, एंडोथर्मी की वजह से वाइड वैरायटी, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी आपको, वाइडर डाइवर्सिटी, वाइडर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? नंबर एन, वैरायटी ऑफ स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। तो वाइडर डाइवर्सिटी मिलती है ड्यू टू ग्रेटर एबिलिटी ऑफ एडाप्टेशन, ड्यू टू ग्रेटर एबिलिटी ऑफ एडाप्टेशंस। इनमें सलाहियत बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी क्योंकि इनमें ये मुख्तलिफ हैबिटेट्स को अडॉप्ट करने की इनमें सलाहियत ज़्यादा पाई जाती है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कौन? मैमल्स इंक्लूडिंग मैन के बारे में बताते हैं। इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लैनेट अर्थ पे तकरीबन आपको जितने भी पॉसिबल हैबिटेट्स हैं ये आपको मिलेंगे, मैमल्स भी मिलेंगे और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी मिलेंगी। तो ये सारा किसकी वजह से? एंडोथर्मी की वजह से पॉसिबल है। अब देखिए, हमने आना है आगे, एक स्टेप और आगे आएंगे। अब हमने क्या बताना है कि जो डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ हैं, ख़ास तौर पे किसकी हम बात कर रहे हैं? मैमल्स की, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग को भी हम उसमें शामिल कर रहे हैं कि डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ पहले हम किस में देखेंगे? कोल्ड टेम्परेचर में, फिर उसके बाद हम किसकी तरफ आएंगे? डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजी इन वार्म टेम्परेचर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या देखना है कि डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ इन कोल्ड टेम्परेचर इन बाय मैमल्स। डिफरेंट हम क्या बता रहे हैं? रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़, डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ किस में? इन कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर। और किसके जरिए? बाय कौन कर रहे हैं? बाय वही रेफरेंस किसका दोगे? ऑब्वियसली मैमल्स का, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ इन कोल्ड टेम्परेचर बाय मैमल्स। इसमें मुख्तलिफ आपको स्ट्रेटजीज़ मिलेंगी, इनको हमने वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? दैट इज़ शिवरिंग।
शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की बात करेंगे। अब इसमें वो क्या होता है कि हाई रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, द हाई रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, हाई रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन जो होता है बाय इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, बाय मूवमेंट की वजह से, और किसकी वजह से, शिवरिंग की वजह से, और शिवरिंग, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। हाई रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन बाय इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन किसके जरिए हो रही है, बॉडी मूवमेंट की वजह से भी होती है और शिवरिंग की वजह से भी होती है। मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, हीट की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, तो इसको कहेंगे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का नाम देंगे। फिर उसके बाद किसका रेफरेंस देते हो स्टूडेंट्स, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस आप क्या होगा, यानी इसमें शिवरिंग का प्रोसेस यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें आप क्या बताओगे कि हीट प्रोडक्शन बाय हार्मोन्स। जैसे एग्जांपल आप किसकी देते हो, एग्जांपल दोगे आप थायराइड ग्लैंड, इसके हार्मोन्स कौन से होते हैं, दैट्स इट, रेफरेंस के तौर पर थायरॉक्सिन्स, ठीक है जी। इसको आप आगे तक पढ़ोगे तो फिलहाल हम इसका रेफरेंस दें थायरॉक्सिन। इससे क्या होता है कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, एटीपी प्रोडक्शन होगी, हीट प्रोडक्शन होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो लिहाजा बॉडी टेम्परेचर इससे क्या होता है, बढ़ता है। तो बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसको हम क्या कहेंगे, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसी तरह से एक और रेफरेंस आपको, चूँकि मैमल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, एक और अहम चीज़ आपको पता हो, यानी ब्राउन फैट्स का हवाला देना है आपने। ब्राउन फैट्स, इसमें कुछ मैमल्स के बारे में आपने बताना है कि सम मैमल्स आर देयर, इनमें आपने बताना है हैव ब्राउन फैट्स। इसमें क्या होती है, ब्राउन फैट होती है जो कि स्पेशलाइज्ड है। ये जो ब्राउन फैट है विच इज़ स्पेशलाइज्ड होती है, किसके लिए स्टूडेंट्स, ये स्पेशलाइज्ड है फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन, फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन, तेज़ी से हीट प्रोड्यूस होती है, जल्दी मेटाबोलाइज होती है, तो इसको हम ब्राउन फैट्स का नाम देते हैं। ये किसका रेफरेंस देते हो आप, मैमल्स का हवाला दे रहे हैं। सब मैमल्स में ये भी क्या है, ये शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के लिए क्या है, ये हमने रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज बता रहे हैं। फिर उसके बाद उसमें स्टूडेंट्स एक और पॉइंट आपको मिलता है रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज में, मैमल्स में इंक्लूडिंग मैन, उसको हम किस रेफरेंस से डिस्कस करते हैं, दैट इज़ वैजो, इसको हमें किस रेफरेंस से डिस्कस करेंगे, वैजो कंस्ट्रिक्शन, वैजो का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है, ब्लड वेसल्स के लिए, और कंस्ट्रिक्शन का मतलब कंस्ट्रिक्ट हो जाना, यानी उसका सुकड़ जाना, ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट हो जाना। अब देखिए इसमें पहले तो सिचुएशन देखनी होती है ना, कि डायरेक्टली तो हम कहेंगे कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, पहले तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो किस वजह से रहा है। तो इसके लिए बताएंगे, इफ़ द बॉडी लॉसेस मोर हीट देन इट इज़ प्रोड्यूसिंग, व्हेन body losses more heat than it is producing, यानी हीट ज़्यादा लॉस हो रही है प्रोडक्शन के मुकाबले में, तो नतीजा क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो होगी ना किसकी तरफ,
स्किन की तरफ, स्किन कैपिलरीज की तरफ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो नतीजा क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई है, सप्लाई किधर, टुवर्ड द स्किन कैपिलरीज में क्या होगी, कैपिलरीज में क्या होगी, इट इज़ रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो जाएगी। और ये रिड्यूस किस वजह से होगी, ये होगी वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से, दैट इज ड्यू टू वैजो कंस्ट्रिक्शन। जो बॉडी जो है हीट लॉस ज़्यादा कर रही है प्रोड्यूस करने के मुकाबले में, तो वैजो कंस्ट्रिक्शन में हमने क्या बताया कि जब बॉडी लॉस करती है ज़्यादा हीट प्रोडक्शन के मुकाबले में, तो ब्लड की सप्लाई स्किन कैपिलरीज की तरफ कम हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है, वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ऐसा होता है। अब इसमें देखिए एक हम जनरल ऑब्जर्वेशन लेते हैं ह्यूमन बीइंग की, और जनरल ऑब्जर्वेशन से हमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ऑन अ कूल डे, ऑन अ कूल डे, बहुत ठंड है, कूल डे है, तो ह्यूमन टेम्परेचर जो है ये सेवरल डिग्री क्या होता है, लोअर होता है इन आर्म्स एंड लेग्स। किसके मुकाबले में, याद रखिएगा ट्रंक के मुकाबले में, देन ट्रंक, ये जो हमारा धड़ होता है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। तो वजह क्या होती है कि ये जो ट्रंक एरिया होता है यहाँ पर हमारे क्या मौजूद होते हैं, मेजर ग्लैंड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है कि आर्म्स और लेग्स का जो टेम्परेचर जो होता है वो कई डिग्री कम होता है किसके मुकाबले में, ट्रंक के मुकाबले में। किस में हो रहा है, कूल डे। तो वजह क्या होती है, वैजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है ना। तो वैजो कंस्ट्रिक्शन सुपरफिशियल पार्ट जो होते हैं, लेग्स हो गए, आर्म्स हो गए, इन पे ज़्यादा होती है, ट्रंक एरिया में इतनी नहीं होती। तो लिहाजा ब्लड का फ्लो बजाय ब्लड वेसल के कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ तो ब्लड की सप्लाई स्किन की, आर्म्स की तरफ कम होगी, लेग्स की तरफ कम होगी, तो ज़्यादा ब्लड की सप्लाई किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द ट्रंक एरिया होती है। तो यहाँ पे मेजर हमारे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से हमने एक और रेफरेंस देना है कि किसका ख़ास तौर पर लैंड मैमल्स का हवाला देना है। किस रेफरेंस से, विद रेफरेंस टू इंसुलेटर का हवाला देना है। अब इसमें किसकी बात करेंगे हम, मोस्ट लैंड मैमल्स। ज़्यादातर जो खुश्की पे रहने वाले जो मैमल्स होते हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्ड करते हैं किसको, कोल्ड को। ये रिस्पॉन्ड करते हैं किसको, कोल्ड को। रिस्पॉन्ड किसको कर रहे हैं, टू कोल्ड, बाय रेजिंग देयर फर, बाय रेजिंग देयर फर। इसकी जो खाल होती है, बालों वाली खाल होती है, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज फर। और क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं किस चीज़ को, थिकर लेयर ऑफ वार्म एयर। ये फिर क्या करते हैं, ट्रैप थिकर लेयर ऑफ वार्म एयर, इसको ये क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। और आपको पता हो कि वार्म एयर जो होती है ये किस तौर पर काम करेगी, इट सर्व एज अ गुड इंसुलेटर। ये एक अच्छे इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। तो ये भी आपने देखा होगा, सर्दियों में कैट को देख लें, इसी तरह से लॉयन टाइगर को देख लें, डॉग को देख लें, ये क्या करते हैं, ये अपनी ये जो फर होती है उसको क्या करते हैं, रेस कर लेते हैं, उठा लेते हैं, जिसमें आके गर्म हवा रुक जाती है, इंसुलेटर का काम करती है, तो बॉडी से हीट लॉस नहीं होती कोल्ड टेम्परेचर में। ये भी इसमें एक स्ट्रेटजी है। फिर इसके बाद आपने रेफरेंस भी हम मज़ीद देंगे किसका, ह्यूमन बीइंग का, लेयर ऑफ फैट इन ह्यूमन। क्या होता है, लेयर ऑफ
फैट होती है जस्ट beneath द स्किन, जस्ट beneath द स्किन। स्किन के नीचे एक लेयर होती है, स्किन के नीचे किस चीज़ की, फैट की, किस तौर पर, एज इंसुलेटर के तौर पे, इंसुलेटर के तौर पर, इंसुलेटर के तौर पर ये मौजूद होती है। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट हीट लॉस, अगेंस्ट हीट लॉस, हीट लॉस के अगेंस्ट। तो लिहाजा आपको पता है कि जो लोग थोड़े से फैटी होते हैं, बल्कि होते हैं, उनमें फैट्स जिनमें ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पर अंडर द स्किन ये लेयर होती है किस इसकी फ़ैट की, तो उनमें ये क्या होता है कि उन्हें सर्दी कम लगती है, हीट लॉस कम होती है बॉडी से ना, इंसुलेटर का काम कर रही होती है। जो लोग थिन होते हैं यानी स्मार्ट होते हैं, जिनमें ये अंडर द स्किन फैट लेयर्स कम होती हैं, तो उनको ठंड भी ज़्यादा लगती है। रीज़न क्या होती है कि उनमें ये इंसुलेटर लेयर कम होती है, जिसकी वजह से हीट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको ठंड भी ज़्यादा लगती है। तो इट इज़ वेरी कॉमन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसी तरह से फिर हमने एक और रेफरेंस देना है इसमें, किस चीज़ का, मेरीन मैमल्स का, मेरीन मैमल्स। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, जैसे आप वेल की एग्जांपल देते हो, इसी तरह से सील्स वगैरह की एग्जांपल देते हो। ये क्या है, दे आर कॉल्ड मेरीन मैमल्स कहलाते हैं। इनके बारे में देखें कि ये कहाँ रहने के आदी होते हैं, इनहेबिट, इनहेबिट मुराद कहाँ पे ये रहते हैं, ये ख़ास तौर पर इनके बारे में स्टूडेंट्स आपको पता हो कि इनहेबिट मच कोल्डर वाटर, मच कोल्डर वाटर, ठंडे पानी की तरफ ये ज़्यादा होते हैं। देन देयर बॉडी टेम्परेचर जो होता है ना इनका बॉडी टेम्परेचर, इसके बारे में आपको पता हो कि इसमें बॉडी टेम्परेचर ख़ास तौर पे मेंटेन करने के लिए, हीट लॉस से बचाने के लिए क्या होता है, इनमें बहुत मोटी सी एक तय होती है किस चीज़ की, फैट की, और उस फैट की लेयर को हम, जो एक थिक लेयर होती है, वेरी थिक लेयर, वेरी थिक लेयर ऑफ फैट होती है इसमें, जिसको नाम क्या देते हैं, डेट इज़ कॉल्ड ब्लबर। इसको क्या नाम देते हैं, ब्लबर का नाम देते हैं। जस्ट अंडर द स्किन ये फैट लेयर पाई जाती है और ये इंसुलेटर का काम कर रही होती है, और इससे क्या होता है, हीट लॉस नहीं होती। तो स्टूडेंट ये हमने क्या बताया अभी, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, जिसमें हमने क्या रेफरेंस दिया, सबसे पहले शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होता है, फिर हमने किसके बारे में बताया, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होता है, फिर इसी तरह से हमने वेसोकंस्ट्रिक्शन के बारे में रेफरेंस दिया कि वेसोकंस्ट्रिक्शन क्या है, ब्राउन फैट का आपको हवाला दिया कि ब्राउन फैट का क्या रोल होता है, इसमें से इंसुलेटर किसे कहते हैं। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग का रेफरेंस आपको जस्ट अंडर द स्किन फैट लेयर का क्या रोल है, और लास्ट में हमने किसका रेफरेंस दिया, जो मेरीन मैमल्स हैं, जिसमें वेल वगैरह का रेफरेंस देते हो, सील का हवाला देते हो, इनमें क्या होता है, अंडर द स्किन थिक लेयर पाई जाती है ये फैट्स की, जिसको ब्लबर का नाम देते हैं, इंसुलेशन का काम करती है। तो ये डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज किस में है, ये इन कोल्ड टेम्परेचर बाय मैमल्स आ जाता है। तो अब उसके बाद हमने नेक्स्ट इसके क्या देखेंगे, नेक्स्ट आते हैं हम किसकी तरफ, ये ख़ास तौर पर ये रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ की तरफ आएंगे, और एक डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़, पहले हमने कोल्ड का, इसमें वार्म टेम्परेचर की बात करेंगे बाय मैमल्स। डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ इन वार्म टेम्परेचर, डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ in warm temperature by एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स से मुराद क्या है, ये भी हमने रेफरेंस दिया है, मैमल्स। एंडोथर्म्स से मुराद क्या है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज इन वार्म टेम्परेचर बाय एंडोथर्म्स। तो सबसे पहला जो रेफरेंस स्टूडेंट्स हमने देना है वो क्या है, दैट इज वेजो डायलेशन। वेजो मतलब ब्लड वेसल्स, डायलेट का मतलब होता है रिलैक्स हो जाना, उसका एक्सपेंड हो जाना। तो वेजो डायलेशन कहलाता है, यानी ये ब्लड वेसल आपके पास है और ये ब्लड वेसल इस तरह से एक्सपेंड हो जाए तो उसको उसका
बोर बढ़ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं टेक्निकली, वेज़ोडाइलेशन का नाम देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट, इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी हीट जब ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो उस पर क्या होगा कि मोर ब्लड फ्लो करता है, फ्लो ज़्यादा ब्लड फ्लोज करेगा किस तरफ, टू स्किन सरफेस, टू स्किन सरफेस, स्किन सरफेस की तरफ ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा। वजह क्या होगी, बिकॉज ऑफ वेज़ोडाइलेशन, बिकॉज ऑफ वेज़ोडाइलेशन की वजह से होगा। समझ आ रही है स्टूडेंट्स कि जब ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट हो, बॉडी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है स्किन सरफेस की तरफ, किसकी वजह से, वेज़ोडाइलेशन की वजह से। अब इसमें से जो ब्लड जब जा रहा है टुवर्ड्स द स्किन, ज़्यादा ब्लड पहुंच रहा है ना, तो ज़्यादा ब्लड जब स्किन की तरफ पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्या होगा, कुछ हीट लॉस भी होगी। वो किस तरह से होगी वो भी पता हो कि सम हीट, कुछ हीट जो होगी इज लॉस्ट होगी, किस तरह से होगी, बाय रेडिएशंस के ज़रिए, और एक तो रेडिएशन के ज़रिए और दूसरा किस तरह से होगी, एज आप कह सकते हैं, और एवेपोरेटिव कूलिंग के ज़रिए, एवेपोरेटिव कूलिंग के ज़रिए। तो ये इस तरह से वेज़ोडाइलेशन होता है, और जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हो तो इस तरह से कि ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा स्किन वेज़ोडाइलेशन की वजह से, और रेडिएशन और एवेपोरेटिव कूलिंग के ज़रिए हीट लॉस होती है। इसमें देखिए जो ये मेरीन मैमल्स का हवाला हम देते हैं, मेरीन मैमल्स का हवाला हम दे रहे हैं, ये डिस्पोज ऑफ करते हैं किस चीज़ को, अपनी एक्सेस हीट को। ये हम बता रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये डिस्पोज ऑफ करते हैं एक्सेस ऑफ हीट को, किस में, इन वार्म सी में ये अपनी एक्सेस हीट को लॉस करते, किसके जरिए, बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, बड़ी तादाद में ब्लड वेसल्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, इन आउटर सरफेस ऑफ स्किन, इन आउटर सरफेस ऑफ स्किन में पाए जाते हैं। ठीक है जी, ये किसकी वजह से होता है, ये किसकी वजह से होगा, वेज़ोडाइलेशन की वजह से होता है। ठीक है जी, इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो स्किन है, यहाँ स्किन के बारे में हम क्या बताते हैं, स्किन के बारे में बताते हैं ये ऑर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन है, स्किन इज द ऑर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन, इसीलिए कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब इसके अलावा आप किसका रेफरेंस दोगे, स्वेट ग्लैंड्स का वाला दोगे, स्वेट ग्लैंड्स का आपने यहाँ पे रेफरेंस देना है इसकी एक्टिविटी के बारे में, और साथ साथ इसमें एंड एवेपोरेटिव कूलिंग इसका हवाला दोगे कि किस में, मैमल्स में ख़ास तौर पे ये वन ऑफ द मेजर टेम्परेचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटजी कहलाती है, वन ऑफ द मेजर किस चीज़ की, टेम्परेचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटजी कहलाती है। ठीक है जी, ख़ास तौर पे किस में, ये याद रखना है, ये टेरेस्ट्रियल मैमल्स की बात करेंगे, टेरेस्ट्रियल मैमल्स, खुश्की पे पाए जाने वाले जो मैमल्स होते हैं, इनमें ये स्वेट ग्लैंड्स और एवेपोरेटिव कूलिंग जो होती है, ये वन ऑफ द मेजर टेम्परेचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटजी कहलाएगी, किस में, टेरेस्ट्रियल मैमल्स में।
तो इसको आपको मालूम हो कि जब ये स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग होती है तो स्वेट कहाँ पर आता है, स्किन के पर आता है, और स्किन पे बॉडी टेम्परेचर हीट की वजह से क्या होता है, एवेपोरेटिव कूलिंग होती है। इसको कहते हैं कूलिंग ऑन एवेपोरेशन भी कहते हैं। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये मेजर स्ट्रेटजीज में शामिल है। इसी तरह से एक और चीज़ हम बताते हैं मैमल्स के हवाले से, पैंटिंग शॉर्ट, फास्ट एंड शैलो ब्रीथ को क्या कहते हैं, शॉर्ट, फास्ट एंड शैलो ब्रेथ। छोटी, तेज, कम गहरी सांस लेने को हम क्या कहते हैं, पैंटिंग का नाम देते हैं। इससे भी क्या होता है स्टूडेंट्स, मालूम हो कि एवेपोरेटिव कूलिंग होती है। इससे भी एवेपोरेटिव कूलिंग का प्रोसेस हो रहा है, एवेपोरेटिव कूलिंग हो रहा है, लेकिन किसके थ्रू, थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होता है। और आमतौर पर आप ये किस किस्म के एनिमल्स में देखते हो, कॉमनली या आप डॉग्स में देखते हो, इसके अलावा एंड अदर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स के बारे में आप जानते हो, जो कि फ्लैश खाते हैं एनिमल्स का, टाइगर, लायन इसमें आ जाते हैं, इसके अलावा कैट वगैरह भी आ जाती हैं, सब इसमें आ जाते हैं। तो ये बेसिकली इनमें ये पेंटिंग का प्रोसेस पाया जाता है। तो ये भी इससे बॉडी से क्या करते हैं, ये हीट को लॉस करते हैं। इसी तरह से एक और भी हमें एग्जांपल मिलती है कि सलाइवा जो होता है, और इसी तरह से प्लस एक और चीज़ क्या, यूरिन। अब बैट के बारे में बताओगे, जो ये बैट्स होते हैं, चमगादड़ जिसको आप कहते हो, इसके बारे में आपने बताना है कि ये जो है ये सलाइवा और यूरिन को यूज़ करते हैं। किसके लिए, सलाइवा और यूरिन को यूज़ करते हैं एवेपोरेटिव कूलिंग के लिए। एवेपोरेटिव कूलिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये सलाइवा और यूरिन को यूज़ करते हैं। एक्सेस सलाइवा सिक्रीट करते हैं या और एक्सेस ऑफ यूरिनेशन भी करते हैं, जिससे क्या होता है, बॉडी से हीट लॉस होती है। इसको एवेपोरेटिव कूलिंग को कहते हैं। बॉडी के टेम्परेचर की वजह से हीट लॉस होती है। तो इस तरह से उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है एट स्टडी लेवल, व्हाटएवर जो भी उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज, पहले हमने कोल्ड टेम्परेचर में बताया था, उसके बाद किसका बताया, वार्म टेम्परेचर का। अब इसमें लास्ट में हमने क्या देखना है, हमने ये देखना होगा कि जो थर्मोस्टेट फंक्शन और फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन कैसे होता है। थर्मोस्टेट फंक्शन, एंड फीडबैक कंट्रोल किस में, इन ह्यूमंस। thermostat control and feedback in thermostat function and feedback control in case of human being। इसके लिए देखिए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है, इसके लिए कुछ चीज़ें आपको पहले से पता हो कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के बारे में पता हो कि इज़ रेगुलेटेड बाय होम्योस्टेटिक सिस्टम, इज़ रेगुलेटेड बाय होम्योस्टेटिक सिस्टम के ज़रिए क्या होता है, ये बाकायदा रेगुलेट होता है। फिर साथ साथ ये भी पता हो कि जो होम्योस्टेटिक सिस्टम है, यानी होम्योस्टेटिक सिस्टम के बारे में आप बताओगे कि ये होम्योस्टेटिक सिस्टम जो होता है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इज़ हेल्प्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, इज़ हेल्प्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है क्या, होम्योस्टेटिक सिस्टम।
और होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट के बारे में बताओ कि जो होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट होता है, हम क्या किसके बारे में बता रहे हैं? होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये पता हो आपको? इज प्रेजेंट इन ब्रेन, और फिर ब्रेन में भी आप किसका रेफरेंस देते हैं? दैट इज हाइपोथैलामस। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? हाइपोथैलामस। ठीक है जी। तो अब इसमें हमने क्या देखना है स्टूडेंट? हमने देखना होगा रिस्पॉन्स टू द चेंज किस में? अबव और बिलो अ सेट पॉइंट। सेट पॉइंट हमारा बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसे हम क्या कहते हैं? सेट पॉइंट कहलाता है। हमारा थर्मोस्टेट क्या है? हाइपोथैलेमस है। उसने हमारे बॉडी टेम्परेचर को किस पे रखा है? सेट पॉइंट। तो हमने ये देखना होता है कि जब चेंज आता है किस में? अबव और बिलो अ सेट पॉइंट। सेट पॉइंट से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या टेम्परेचर कम हो जाए तो उसमें ये हमारा जो ये बाकायदा कंट्रोल सिस्टम है, होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम और फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करता है, इसको अब हमने देखना है। और इसको हम किसकी हेल्प से हम एक इसके लिए बाकायदा एक स्केच ड्रॉ करते हैं और उस स्केच के ज़रिए आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये हमारा सिस्टम वर्क करता है। तो इसके लिए स्टूडेंट जब हम डायग्रामेटिकली जाएंगे तो हमने इसको किस तरह देखना है? हम सेंट्रलाइज्ड करेंगे डायग्राम को ताकि हमें समझना आसान हो जाए। जी स्टूडेंट, जब देखिए कि इस डायग्राम में हमने सारा ये शो करना है कि थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपको हमने पहले बताया कि जो हमारा होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट जो होता है कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है। और ब्रेन का स्पेसिफिक पार्ट कौन सा है? दैट इज़ हाइपोथैलेमस। तो जो सेट पॉइंट है आपको मालूम होना चाहिए, जिसको आप होम्योस्टेटिक लेवल कहते हैं या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है? 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स ये जो फिगर है इसको आपने स्पेसिफिकली एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। एक तो हम राउंड फिगर में देते हैं ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन चूंकि ये टेक्स्ट बुक के हवाले से आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आपको 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.8 डिग्री, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये हमारा क्या होता है? सेट पॉइंट होता है। और ये जो हमने शो किया है डेविएशन शो की है। सेट पॉइंट से डेविएशन टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, सेट पॉइंट से डेविएशन टेम्परेचर कम हो रहा है। ये हमने किसके ज़रिए बताना है? फीडबैक कंट्रोल के ज़रिए बताना है कि किस तरीके से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो रेगुलेट होता है फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए। तो अब इसको हम सिस्टमेटिकली लेकर चलेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखिए कि हमने क्या कहा है कि ये होम्योस्टेटिक लेवल है हमारा, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अब ये इम्बैलेंस हो रहा है, यानी बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, यानी बॉडी टेम्परेचर जो है ये इम्बैलेंस हो गया है। इम्बैलेंस यानी बॉडी टेम्परेचर वार्मर देन हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट। सेट पॉइंट से टेम्परेचर क्या है? बढ़ गया है, तो इसको ये इम्बैलेंस हो गया है। ये इम्बैलेंस हुआ है बेसिकली। इसके लिए स्टिमुलस क्या था? इस इंक्रीज़ इन बॉडी टेम्परेचर के लिए जो स्टिमुलस था, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर एक्सरसाइजिंग की वजह से भी हो सकता है, और इसके अलावा क्लाइमेट हॉट हो, ये भी उसकी रीज़न बन सकती है। ये स्टिमुलस रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जो बॉडी टेम्परेचर ये हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है, ये किसको स्टिमुलेट करेगा? दैट इज़ ब्रेन। ब्रेन में किस पार्ट को? ये हमारा आपको पता है ये हाइपोथैलेमस इज़ आवर व्हाट? थर्मोरेगुलेटर। ये हमारा थर्मोरेगुलेटर है। तो इसमें ही क्या होता है? ये सेट पॉइंट होता है जिसको हम बताते हैं क्या 36.1 से लेकर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब ये एक्टिवेट होगा तो इसने रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ को एक्टिवेट करना है। रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ ये किस तरह से एक्टिवेट करेगा? यानी बॉडी टेम्परेचर चूँकि बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए इसने क्या करना है? वेज़ोडाइलेशन करना है इन द स्किन कैपिलरीज। स्किन कैपिलरीज बिकम्स फ्लश्ड हो जाएंगी विद वार्म ब्लड, हीट रेडिएट होगी फ्रॉम द स्किन सरफेस।
हीट लॉस होगी। तो ज़ाहिर बात है बॉडी टेम्परेचर चूँकि बढ़ रहा था तो अब ये इससे इंस्ट्रक्शंस किसको गई हैं, स्किन कैपिलरीज, वहाँ पे वैसोडाइलेशन हुई है, ब्लड ज़्यादा पहुँच रहा है स्किन की तरफ, रेडिएशन के ज़रिए हीट क्या हो रही है, यहाँ से लॉस हो रही है। तो ये हो गया इसमें रेगुलेटरी स्ट्रेटजी इसमें आ गई। फिर उसके बाद ये देखें स्वेट ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट कर रहा है, पर्सपिरेशन हो रही है यानी पसीना आ रहा है, फिर वेपोराइज बाय, ये जो पर्सपिरेशन है स्वेटिंग हो रही है तो ये वेपोराइज बाय बॉडी हीट से उससे क्या होगा, कूल होगी बॉडी, जिसको कहते हैं कूलिंग ऑन एवेपोरेशन भी हम कहते हैं, या ये जो स्वेट ग्लैंड्स है ये इसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर क्या कंट्रोल हो रहा है। अब ये दोनों रीजंस आपके सामने आ गई। इसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर साथ साथ हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर होगा डिक्रीज होगा और हाइपोथैलेमस हीट लॉस सेंटर क्या हो जाएगा, शट ऑफ यानी क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी हाइपोथैलेमस ने ये जो एक्टिवेट किया था किस चीज़ को, ये मैकेनिज़्म को, अब ये क्या होगा, मैकेनिज़्म हीट लॉस सेंटर का क्या हो जाएगा, शटअप हो जाएगा। रीज़न क्या है, सेट पॉइंट पे टेम्परेचर वापस आ चुका है। तो ये तो इसका एक हो गया कि हमने क्या बताया कि जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब क्या होगा, दूसरी तरफ देखें कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है। अब बॉडी टेम्परेचर कम होने के लिए स्टिमुलस क्या है, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू कोल्ड एनवायरमेंटल टेम्परेचर, बाहर शदीद सर्दी है, हमारा रेट ऑफ हीट लॉस जो होता है रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन से बढ़ रहा है, तो नतीजा क्या होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। रेट ऑफ हीट लॉस इज ग्रेटर देन रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए। तो उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि हमें ठंड लगेगी, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, इम्बैलेंस हो गया, यानी टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो ब्लड कोल्डर देन हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट, ये हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट है, इससे बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, ब्लड का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। लिहाजा ये जो इम्बैलेंस हुआ है एक्टिवेट करेगा किस चीज़ को, हीट प्रोमोटिंग सेंटर, हीट ज़्यादा करने वाला जो सेंटर होगा हाइपोथैलेमस को, उसको ये एक्टिवेट करेगा। इसने जाकर क्या करना है, इसने आगे इंस्ट्रक्शंस पास करनी है और इंस्ट्रक्शंस किसको देगा, स्केलेटल मसल्स को देगा। स्केलेटल मसल्स एक्टिवेट होंगे तो नतीजा क्या होगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यानी शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर ज़्यादा हीट जनरेट होना शुरू हो जाएगी। एक तो ये होगा शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं। फिर साथ साथ स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल्स होंगे, कैपिलरीज वगैरह होंगी, उनमें क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, यानी वैसो कंस्ट्रिक्शन तो ब्लड बजाए यानी कंस्ट्रिक्शन, कम ब्लड पहुंचेगा स्किन की तरफ, ब्लड डाइवर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द डीपर टिश्यूज़ की तरफ, यानी बॉडी के जो डीपर टिश्यूज़ ना, ट्रंक एरिया जैसे हो गया, या मसल्स के अंदर वाले जो टिश्यूज़ होते हैं, या बॉडी के अंदर वाले जो टिश्यूज़ होते हैं जो कि डीप इनसाइड होते हैं, वहाँ पे ब्लड जाना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा मिनिमाइज होगा ओवरऑल हीट लॉस फ्रॉम द स्किन से हीट लॉस कम से कम हो जाएगा। तो ये देखें क्या हो रहा है, हीट को कंजर्व किया जा रहा है ना, तो लिहाजा ये दोनों तरीक़ों से हीट क्या होगा, इसमें बॉडी का भी और ब्लड का टेम्परेचर क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, यानी बॉडी एंड ब्लड टेम्परेचर इंक्रीजेज। इसके रिजल्ट के तौर पर हाइपोथैलेमिक हीट प्रोमोटिंग सेंटर शट्स ऑफ हो जाएगा। ये वजह क्या है कि बॉडी टेम्परेचर किधर है, उसी रेंज में पहुंच गया, नॉर्मल बॉडी रेंज में, जो कि हमारा होम्योस्टेटिक लेवल है। तो इस तरह स्टूडेंट्स, चाहे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा हो तब भी ये इस तरह से रेगुलेट होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, या बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा हो तब भी ये इस तरह से रेगुलेट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज़्म। तो इसको हम फीडबैक मैकेनिज़्म का नाम देते हैं। तो इसमें डेविएशन होती है फ्रॉम द सेट पॉइंट, जो डेविएशन हो रही है उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कंट्रोल हो रहा है। साथ साथ स्टूडेंट में यहाँ पे आपको एक और भी पॉइंट बताता चलूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है सिलेबस तो आपने सारा पढ़ा हुआ है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए कि इसमें जब हम बात करते हैं ना नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, यानी हार्मोन्स के ज़रिए बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होगा, उसके लिए भी रोल किसका आता है, मेनली हाइपोथैलेमस का आता है। इसमें जनरली मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने एंडोक्राइन सिस्टम में इसको दोबारा डिस्कस करना है। हमने ये बताना होगा जैसे मिसाल बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर ये जो हाइपोथैलेमस होता है इससे ख़ास किस्म के रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें ख़ास तौर पर थायराइड ग्लैंड को अपने माइंड में रखना है। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं बल्कि इनिबिटरी हार्मोन सिक्रीट होगा और ये एक्टिवेट नहीं करेगा किस चीज़ को, ये एक्टिवेट नहीं करेगा एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कम सिक्रीट करेगा क्या चीज़,
TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी यहाँ से इनिबिशन होगी और नतीजा क्या होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से कब कम सेक्रेट होगा, वो कम जाके स्टिमुलेट करेगा ब्लड के थ्रू किस चीज़ को, थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड जब कब स्टिमुलेट होगा तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिक थायराइड ग्लैंड के हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या रोल होता है बच्चों, ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, बॉडी की हीट प्रोडक्शन करना, एटीपी बनाना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो लिहाजा जब ये कम स्टिमुलेट होगा क्या चीज़, थायराइड ग्लैंड, तो नतीजा क्या होगा, थायरॉक्सिन भी कम सिक्रीट होगा, नतीजा क्या होगा, मेटाबॉलिज्म भी कम होगा और बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, कंट्रोल होगा, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसके उलट आ जाए कि अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो फिर ये लो टेम्परेचर जो होगा स्किन की तरफ होगा, इसको डिटेक्ट करेगा कौन, स्किन पे जो रिसेप्टर्स होंगे, और उसके साथ साथ कौन डिटेक्ट करेगा, हाइपोथैलेमस जो हमारा थर्मोस्टेट है, वो डिटेक्ट करेगा ब्लड से टेम्परेचर को और फिर क्या रिलीज करेगा, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, TRF थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, जाके किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा, ऑब्वियसली TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाया ब्लड कहाँ पहुँचेगा, टुवर्ड द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस एंड सिक्रीट व्हाट, थायरॉक्सिन, T3 T4 आप आगे चलकर डिस्कस करना, ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन, ये किसको मेंटेन करेंगे, बॉडी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेंगे। बॉडी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो ATP प्रोड्यूस होंगे, एनर्जी हीट लेवल प्रोड्यूस होगा, तो बॉडी टेम्परेचर किस तरफ आ जाएगा, दोबारा किस तरफ पहुंच जाएगा, यानी लो हुआ था वापस किधर पहुंच जाएगा, जहां से वो डेविएट हुआ था, यानी होम्योस्टेटिक लेवल पर वापस पहुंच जाएगा। तो ये भी क्या है, बेसिकली ये थर्मो रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये भी क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है, इसके ज़रिए हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, रेगुलेट होता है। तो स्टूडेंट्स की एक कुछ चीज़ें थी जो कि आपको कवर अप करनी है, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स का रेफरेंस है, तो हमें सारी चीज़ों को क्रिटिकली देखना है और उसको कवर अप करना है। कहीं से भी MCQ कहीं से भी डेवलप किया जा सकता है, तो यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर अबाउट ऑल दिस knowledge and all these aspects as well to attempt your questions correctly, accurately. तो होपफुली स्टूडेंट्स यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो उसके बाद अब हम आगे चलेंगे और फिर हमने इस यूनिट का फिर नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक फिर इजाज़त, अल्लाह आपका आगे नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।